हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपने रस्किन बॉन्ड जो सेकंड ग्रेड इंडियन राइटिंग में लगता है, इंडियन इंग्लिश राइटिंग में जो सेकंड ग्रेड में जो टॉपिक है वो लगता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं अपने रस्किन बॉन्ड के बारे में। तो रस्किन बॉन्ड जो है वो एंग्लो इंडियन ऑथर है, ये सामान्य जानकारी इसकी। और ये इनका पिक्चर है। इनका बर्थ हुआ था 19 मई 1934 यानी 19 मई 1934 को कसौली में इनका जन्म हुआ, हिमाचल प्रदेश में जो है, और जो इंडिया में है। तो ये सामान्य जानकारी। नेशनलिटी इनकी एंग्लो इंडियन है, क्योंकि इनका जो पूर्वज हैं, जैसे डिसेंट जो है इनका ब्रिटिश है और इंडिया में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये सामान्य जानकारी है। फिर उसके लाइफ और करियर के अगर बारे में अगर अपनी बात करें तो जैसे इन्होंने यानी स्पेंट इज अर्ली चाइल्डहुड इन जामनगर देहरादून में, और शिमला में इनका क्या है तो चाइल्डहुड है वो बीता था। इसके पिताजी जो थे वो 1944 में इनका डेथ हो गया, और उसके बाद इनके जो ग्रैंड मदर थी जो उन्होंने इसका क्या पालन पोषण किया। इन्होंने कॉटन स्कूल जो है यानी बिशप कॉटन स्कूल शिमला में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद वो क्या यूके में रहने लगे, और कई सालों बाद वापस हैं वो इंडिया में आ गए थे। ये सामान्य जानकारी है। फिर ये मसूरी में सेटल हो गए और अभी भी वहीं पे ही रहते हैं, यानी मसूरी में रहते हैं, ये वर्तमान में वहीं रहते हैं। इन्होंने अपना जो पहला जो नॉवल लिखा द रूम ऑन द रूफ, इन्होंने 17 ईयर्स ओल्ड थे तब लिखा था। नोन फॉर इज राइटिंग ऑन थीम्स ऑफ नेचर, चाइल्डहुड, सॉलिट्यूड और इंडियन लाइफ के बारे में इन्होंने ज़्यादातर बातें लिखी हैं। तो ये इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने लगभग जैसे ये बात करें अपने कि 500 से अधिक जो शॉर्ट स्टोरी लिखे हैं, असाइज लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, और कई सारे जो हैं वो बच्चों के लिए हैं। ठीक है, और रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडियन ऑथर है ऑफ ब्रिटिश डिसेंट के, यानी यूके के, मसूरी में रहते हैं। ये बात अपनी हो गई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी चाइल्ड एजुकेशन वाले जो हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, इन्होंने इनको रिकॉग्नाइज किया है। इनका जो रोल था ग्रोथ ऑफ चाइल्ड लिटरेचर इन इंडिया। ठीक है, ये मुख्य बात हो गई। बॉन्ड ने इनके बारे में कहा है द पास्ट इज ऑलवेज विद अस फॉर इट फीड्स द प्रेजेंट। बहुत अच्छी बात बोली है। तो कई बार जैसे आपके सेकंड ग्रेड में ये स्टेटमेंट पूछा जाए तब ये ध्यान है रखना है। ठीक है, उसके बाद इनको जो अवार्ड्स मिले हैं उनकी बात करें। अवार्ड्स में 1992 यानी 1992 को इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। और किसके लिए मिला है वो, ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा 1991 यानी 1991 में जो लिखा गया था वो। ठीक है, फिर 1999 में इनको पद्मश्री अवार्ड से, 2014 में पद्म भूषण से, और जो इंडियन काउंसिल है इन्होंने इनके बच्चों के रोल के लिए, ये मुख्य बात इसके साथ ही हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो रस्टी जो है, द रस्टी स्टोरीज हैव बीन अडोप्टेड इनटू दूरदर्शन टीवी। ठीक है ना, एक था रस्टी, जो इनकी रस्टी जो है, रस्टी जो एक पॉपुलर फिक्शनल कैरेक्टर है क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड। जिस प्रकार से आपने देखा होगा आर के नारायण ने यहाँ पे मालगुड़ी नाम से, ठीक है, जो एक इमेजिनेटिव या एक जैसे फिक्शनल कैरेक्टर जो प्लेस अडोप्ट किया था, उसी प्रकार से रस्टी नाम का जो है वो इन्होंने किया है बॉन्ड में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ये देखना है। तो ये सामान्य सी बात है। फिर देखिए इनके वर्क्स में सबसे पहले ये आता है द रूम ऑन द रूफ, 1956 में इन्होंने लिखा था जब वो 17 साल के थे। अब इनकी इसकी समरी देखते हैं कि ये समरी क्या है। तो समरी है एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी ऑफ रस्टी, एक एंग्लो इंडियन टीनेजर था जिन्होंने लिखा था रेबल्स अगेंस्ट हिज स्ट्रिक्ट गार्जियन, ठीक है, एंड फाइंड्स फ्रेंडशिप एंड आइडेंटिटी इन इंडिया। तो ये हो सकता है जैसे इन्होंने 17 ईयर्स ओल्ड में लिखा था, तो ज़्यादातर अपने बारे में बात। तो एक चीज़ और देखिएगा, जितने भी इसके जो वर्क्स हैं, इसके नहीं, जैसे बाकी जो और हम पढ़ेंगे उन सब में हमें इसके साथ साथ जो वर्क्स हैं वो, और वर्क्स के साथ साथ उनके जो करेक्टर हैं, उनके जो रोल हैं, उनका ध्यान रखना है, क्योंकि आरपीसी में क्वेश्चन है वो ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए जो रस्टी था, रस्टी क्या है, ए लोनली एंग्लो इंडियन टीनेजर सर्चिंग फॉर आइडेंटिटी एंड फ्रेंडशिप, एक किशन नाम का है। ए लवली इंडियन बॉय रस्टीज बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, अब जो रोल है रस्टीज फ्रेंड का वो क्या है, ए प्लेफुल बॉय है जो सहायता करता है उसको इंडियन लाइफ को एक्सप्लोर करने में, और उनकी जो फ्रेंडशिप है वो सेंट्रल टू रस्टीज ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेंडशिप के कारण क्या है रस्टी में बदलाव आता है। फिर है मीना। ठीक है, मीना जो है वो जो किशन है उसकी मदर है, किशन की मदर है, जिसको रस्टी जो है वो फीलिंग रखता है। एक है हैरिसन, रस्टी का गार्ड यानी गार्जियन जो है वो स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग है।
और इस कहानी की जो अडोप्टेशन, यानी इस कहानी से दूरदर्शन पे एक टीवी सीरियल आता था जिसका नाम था, एक था रस्टी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, ये मूवी है इसी नाम से, ठीक है। ये देखेंगे समरी क्या है, एक पुअर गर्ल नेम्ड बिनिया अर्न्स ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला स्टीयरिंग एनवी इन हर विलेज, और उस कारण से क्या है, उसका प्रति क्या हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। ए टेल ऑफ डिजायर जेलेसी एंड फॉरगिवनेस, तो ये थीम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कैसे ही। बिना जो है वो एक पुअर माउंटेन गर्ल है जो क्या एक ब्यूटीफुल सा एक ब्लू अम्ब्रेला जो है वो रखती है, उसका रोल जो है ये पुअर है लेकिन स्पिरिटेड माउंटेन गर्ल है जो एक बहुत ही सुंदर अम्ब्रेला रखती है, और बाद में क्या है मॉरल स्ट्रेंथ फॉर गिविंग दिस वन हु ट्राइज टू स्टील इट, यानी जैसे माफ भी कर देती है जो उसके अम्ब्रेला को कोई चुरा लेता है, ऐसे कहानी है। और फिर इसी में जो करेक्टर है उसकी बात करें, राम भरोसे नाम का एक शॉपकीपर है जो क्या है ऑब्सेस्ड हो जाता है विद द अम्ब्रेला के कारण, और शॉपकीपर है वो क्या करता है, विन्याज अम्ब्रेला जो है ना उसके कारण ऑब्सेस्ड हो जाता है और इवेंचुअली ट्राइज टू स्टील इट, और उसको स्टील कर देता है, लेकिन उसको माफ़ कर दिया जाता है। रिप्रेजेंट डिजायर गिल्ट एंड रिडम्पशन, ये जो है ये इसके रोल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब जो ब्लू अम्ब्रेला है इसी नाम से क्या है, एक ब्लू अम्ब्रेला 2005 में विशाल भारद्वाज के द्वारा मूवी बनाई गई है। तो विशाल भारद्वाज है ना, वो नॉवेल्स पे जैसे आप देखोगे, मैं विलियम शेक्सपियर के जो मैकबेथ वगैरह मैकबेथ है तो उस पे बनी हुई है, ठीक है, या ओथेलो पे जैसे ओमकारा है मैकबेथ पे बनी हुई है, ठीक है। तो ऐसे टेम्पेस्ट पे भी बनी हुई है, कॉमेडी ऑफ एरर्स पे बनी हुई है, ऐसे मतलब ज़्यादातर विशाल भारद्वाज है वो बनाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब इसके बाद क्या है, हम आगे देखें, द नाइट एट द देवली। नाइट एट द देवली जो है वो 1988 में लिखा गया है, तो अपने को ये भी ध्यान रखना है कब लिखा गया है। इसकी समरी है, ब्रीफ एनकाउंटर बिटवीन ए यंग मैन एंड ए मिस्टीरियस बास्केट सेलर एट ए रेलवे स्टेशन एक्सप्लोरिंग फ्लिटिंग मोमेंट्स एंड लॉन्गिंग, यानी उसमें क्या है फ्लिटिंग मोमेंट्स, यानी एक दूसरे से इधर उधर भागने वाली बात या जैसे लॉन्गिंग्स है वो रखी जाती है, ऐसी बात है। नरेटर जो है वो इसमें कौन है, नरेटर एक यंग मैन है ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन से यात्रा करता है। गर्ल है देवली की जो मिस्टीरियस बास्केट सेलिंग गर्ल है जो रिमोट स्टेशन यानी दूरदराज के स्टेशन पे, इसकी जो लड़की की जो रोल है इस नॉवल में वो क्या, मिस्टीरियस गर्ल द नरेटर मीट्स ब्रीफली एट रेलवे स्टेशन, सिंबल ऑफ फ्लीटिंग ब्यूटी एंड मिस्ड कनेक्शंस। और ये क्या है, इंस्पायर्ड शॉर्ट फिल्म, कई सारी जैसे शॉर्ट फिल्म्स बनी हुई है लेकिन मूवी नहीं बनी हुई इसमें, तो ऐसे कई सारी ऐसी कहानियाँ अपने को देखने को मिलती है, ये बात अपने को पता चली, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्लाइट्स ऑफ द पिजन, ये बहुत अच्छा है, फ्लाइट्स ऑफ द ए फ्लाइट ऑफ द पिजन्स 2003 में आया है, समरी है ये, सेट ड्यूरिंग 1857 रिवोल्यूशन, यानी 1857 का जो विद्रोह था उसमें है, जो कहानी बतलाता है ब्रिटिश गर्ल की जिसका नाम है रथ, जो क्या है पनाह लेती है भारत का जो कोई पठान सोल्जर है उनके यहाँ। तो ये जो रुथ लैबडर जो है ना, लैबडूर जो है ब्रिटिश गर्ल है, कोर्ट इन 1857 रिबिलियन में। रोल क्या है इसका, ये लड़की है जो अब उसके पिता मारे जाते हैं 1857 क्रांति में, और कहानी जो है उसके जिंदा रहने की है जो कल्चरल और रिलीजियस टेंशन में रहती है, क्योंकि जैसे यहाँ पे इसमें देखा गया है। फिर जावेद खान जो एक सोल्जर था जिसके घर पे वो रुकती है, जो उसको उस लड़की को पनाह देता है, और पठान सोल्जर जो है ना वो क्या है शेल्टर देता है रुथ फैमिली को और वांट्स टू मैरी हर, और उससे शादी करना चाहता है, कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ लव। तो इसका जो थीम है वो लव पावर और कन्फ्यूजन के यानी मिक्सअप है, जो इस रिबिलियन जो था जो विद्रोह था उस दौरान की बात है। मैरियन एंड रुथ मदर जो क्या है कि फैमिली फिगर है, इसके बारे में पूरी कहानी ऐसे चलती है, ठीक है। और इसका अडोप्टेशन जो हुआ है वो हुआ है, जैसे मूवी है 1978 में जुनून नाम की, प्रोड्यूस्ड बाय शशि कपूर, डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल के द्वारा, ठीक है। जो सेट इन 1857 का जो हुआ है, इसमें क्या है जैसे 1857 का जो इंडियन रिबिलियन था यानी भारत का जो विद्रोह था, जिसमें रुथ लैबडर जो है एंड हर फैमिली ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम अडोप्टेड इनटू फिल्म, यानी इसमें क्या है हिंदू मुस्लिम वगैरह बात, ये सारी बात इसमें ऊपर आ गई, ये बहुत है अपने देखी गई है। फिर है आउट ऑफ डार्कनेस, लिरिकल पोइम है, यानी लिरिकल का मतलब लिरिक, जैसे लेर नाम का जो एक वाद्य यंत्र होता है उसकी सहायता से गाया जाता है इसको, यानी जिसमें लय होती है, अगर हम बात करें उसमें क्या होती है लय होती है, इस प्रकार की देखते हैं। जो एक लिरिकल पोइम है, साथ में क्या है इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मचिंतन, इंट्रो का मतलब आंतरिक इनर, और स्पेक्ट का मतलब होता है टू लुक या टू सी, जैसे रिफ्लेक्टिंग ऑन पेन हीलिंग और इम्ब्रेंस ऑफ होप फ्रॉम डार्कनेस, डार्कनेस में जो हम इच्छा करते हैं कि अच्छे दिन आएंगे वो बात इसमें लगती है।
फिर है सुसैन सेवन हस्बैंड, सुसैन के 7 पति, ठीक है। ये वैसे मूवी भी बनी उस पर, एक महिला है सुसैन नाम की, मैरिज एंड मिस्टीरियसली लॉजेज 7 हस्बैंड, यानी 7 पति जो मर जाते हैं। डार्क टाइल ऑफ लव, विजिलियंस और मिस्ट्री के बारे में है, ठीक है। सुसैना एना मैरी जोनिक, ये है एक वुमन है जो आउटलिव्ड 7 हस्बैंड, यानी जैसे 7 जो पति हैं वो इसके बारे में कहानी बतलाते हैं, इसके 7 पति थे। इस लड़की का रोल था मिस्टीरियस वुमन थी, जो क्या है शादी करती है 7 लोगों से, और सारे के सारे जो हैं वो बड़े विचित्र तरीके से मर जाते हैं। ऑब्सेशन विद लव, लोनलीनेस और विजिलियंस दर्शाता है। तो इसमें आप एक बात देखोगे कि जैसे इस पे एक मूवी बनी है 7 खून माफ, ठीक है, 7 खून माफ, ये सारी की सारी बात इसमें देखने को अपने को पता चलती है। अरुण है जो नरेटर एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट है, ये जो एक लड़का होता है सुसैन राइजेज, ठीक है, लेटर ए फोरेंसिक डॉक्टर बनता है, नरेट सर स्टोरी एंड बिकम्स ए की टू द मिस्ट्री बन जाता है। अडेप्टेशन जैसे अपने बताया था 2011 में 7 खून माफ की फिल्म आई थी, जिसको विशाल भारद्वाज जैसे ज़्यादा बनाते हैं। फिर है रानीज बैट, ये एक स्पिरिचुअल गर्ल की कहानी, स्पिरिटेड गर्ल की कहानी है। रानी ब्रेक्स जेंडर नॉर्म्स बाय परज्यूइंग हर लव फॉर क्रिकेट, यानी जैसे ज़्यादातर ये माना जाता है कि लड़की है वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, ऐसे करके कहानी अपने को देखने को मिलती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो चैन कुली की मैन कुली, ठीक है ना, जैसे एक मूवी का नाम है चैन कुली की मैन कुली, ऐसे मूवी देखने को अपने को मिलती है, तो वो इसमें बनी हुई है अगर अपने माने। और इसमें क्या है, रानी ये कॉन्फिडेंट, स्पिरिटेड एंड डिटरमाइंड यंग गर्ल है, जो क्रिकेट से प्यार करती है और सपना देखती है कि लड़कों के साथ वो खेले। इस दौरान उसको क्या है, कई सारे जैसे जो जेंडर बेस्ड चैलेंजेस है वो सामने आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने टैलेंट को प्रूव कर देती है। कहानी जो है उसमें यही बात है कि रानी जो है वो गर्ल एम्पावर, यानी वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल एम्पावरमेंट की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की। सी चैलेंजेस द स्टीरियोटाइप, यानी जो रूढ़िवादी जो बात है ना, अपने रूढ़िवादिता जो है स्टीरियोटाइप, उसमें देखा जाता है कि भी जो क्रिकेट इज़ ओनली फॉर बॉयज़, ऐसे नहीं है, उसका क्रेज़ है और वो अपनी रिस्पेक्ट हासिल करती है इस स्वीकार्यता के साथ, और एक सिंबल बन जाती है कॉन्फिडेंस का, इक्वलिटी का और चाइल्डहुड ड्रीम्स का। थीम इसके जो है जेंडर इक्वलिटी और एम्पावरमेंट, चाइल्डहुड पैशन एंड डिटर्मिनेशन, ब्रेकिंग सोशल नॉर्म्स और स्पोर्ट्समैनशिप और सेल्फ बिलीफ, ये सारे इसके क्या है आपके जैसे जो थीम है, ये अपने को देखने को मिलता है। रस्टी रन्स रस्टी, ये रस्टी रन्स अवे, ये समरी है एक कंट्रोलिंग, जैसे एक रस्टी एक होता है वो भाग जाता है जब उसके गार्जियन जो हैं वो क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और अपनी फ्रीडम को, एडवेंचर को ये करता है। तो इस माध्यम से ये जो रस्किन बॉन्ड है वो अपनी जैसे यूथ को और सेल्फ डिस्कवरी को ऐसे शो करता है कि भी ऐसे रस्टी जो है वो एडवेंचर रन अवे कर जाता है अपने गार्जियन के यहाँ से, इसके बारे में बताता है। इसकी जो रोल है वो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एंग्लो इंडियन बॉय, यानी जैसे ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब होता है सेल्फ के बारे में लिखने वाली बात, जैसे अपने को देखने को मिलती है। जो बड़ा होता है देहरादून में, मसूरी में, तो ऐसे लगता है जैसे रस्टी वाली बात है, वो पोइट खुद के बारे में कह रहा है। बॉन्ड ओवन यूथ, क्यूरियस, लोनली, सेंसिटिव, सर्चिंग फॉर फ्रीडम एंड बिलोंगिंग, जैसे एक था रस्टी नाम से, ये जैसे हमने पहले भी देखा था एक था रस्टी, दूरदर्शन पे ऐसे ये कहानी आई हुई है, ठीक है। फिर है द सेंसुअलिस्ट, तो इसमें समरी एक कंट्रोवर्शियल टेल है वो मैन ट्रैप्ड बाय लस्ट, यानी इसमें क्या है कि जैसे विलासिता वाली जो बात है वो अपने को देखने को मिलती है, ठीक है ना। मैन ट्रैप्ड बाय लस्ट एंड मॉरल डिक्लीन, और नैतिक पतन हो जाता है उसका, जो क्या करता है एक्सप्लोर थीम्स ऑफ डिजायर एंड इनर कन्फ्लिक्ट रहता है। अननेम्ड प्रोटागोनिस्ट है, प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है जो नोवेल वगैरह होते हैं उसमें जो हीरो होते हैं, लीड रोल करते हैं वो। ए मैन टोर्मेंटेड बाय एक्सट्रीम डिजायर, यानी एक आदमी जो जैसे नष्ट मानो आप एक्सट्रीम डिजायर के कारण, इसकी भूमिका जो है ओवरवेलमेड बाय फिजिकल डिजायर से। द कंट्रोवर्शियल स्टोरी एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लस्ट एंड मॉरल डिके, सीधी सीधी बात है मॉरल डिके के बारे में, जैसा नाम से अपने को पता चलता है। इसका कोई वैसे कोई फिक्स बात नहीं है। दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली दूर नहीं है, ठीक है, दिल्ली दूर नहीं है, ये बात जैसे इसमें देखें। इसकी समरी एक स्ट्रगलिंग राइटर ड्रीम्स ऑफ एस्केपिंग स्मॉल टाउन डेस्पेयर, जो छोटे कस्बे में रहते हुए जो निराश हासिल होती है उसको छोड़ के वो बड़े शहर में जाना जाता है। और पोर्ट्रेज इज एम्बिशन और कंपेनियनशिप, यानी जो ऐसे इसमें दर्शाता है, जैसे में अरुण है, सूरज एंड कमला है। अरुण जो स्ट्रगलिंग राइटर है, छोटे से कस्बे में रहता है, ये इसके दोस्त हैं, इसकी यात्रा के दौरान बनते हैं जैसे इन जर्नी। अडेप्टेशन कोई डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ऐसे एक तरह स्ट्रीम में आप देख सकते हो कि जो हेल्प मिलती है वो। फिर आता है एक एंग्री
रिवर। एंग्री रिवर में आप देखोगे कि कहानी एक सीता एक जवान लड़की होती है, ठीक है, यंग गर्ल है, ब्रेव्स ऑफ डेवेस्टेटिंग फ्लड अलोन, यानी एक बहुत ही विनाशकारी जो फ्लड है ना उसमें अकेली रह जाती है। स्टोरी जो रेजिलियंस की, नेचर की और करेज की, साहस की बात बताती है। सीता जो है वो सर्वाइव करती है, एक मैसिव फ्लड में अकेली रह जाती है। लड़की जो है वो एक आइलैंड पे अपने यानी अपने दादाजी के साथ है, कई सारे फ्लड सामना करती है और जिंदा रह जाती है। नेचर, करेज और रेजिलियंस तो यानी उसकी क्षमता जो है वो दर्शाती है। फिर इसके दादाजी हैं जो गार्जियन हैं, जो इसके साथ ही अकेले रहते थे इस ट्रीटमेंट में, फॉर ट्रीटमेंट, यानी हु लिव्स फॉर ट्रीटमेंट, हर गार्जियन हु लिव्स, यानी उसके जो गार्जियन थे वो छोड़ के चले जाते हैं। इसमें कोई इंस्पायर्ड वैसे कोई प्ले वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह लेके बना सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं है। स्ट्रेंजर इन द नाइट, स्ट्रेंजर इन द नाइट में ये एक छोटी सी कहानी है जो ड्वेल्स इनटू ब्रीफ ह्यूमन कनेक्शंस और लोनलीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, उसके बारे में आपको ये कहानी बतलाती है, ठीक है। फिर आता है ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। तो इसमें एक लड़का होता है, ए बॉय ग्रोज अप अराउंड हर हिज ग्रैंडफादर्स लव फॉर एनिमल्स और ह्यूमरस और हार्ट वार्मिंग टेल्स ऑफ पेट्स एंड लाइफ लेसन्स। तो इसमें जैसा नाम से अपने को पता चलता है वो अपने को देखना है, ठीक है। इसमें नरेटर होता है, एक लड़का होता है जो अपने दादाजी के साथ रहता है जैसे, और जो जानवर है उससे प्यार करता है। दादाजी जो है सेट्रिक मैन हु कीप्स एक्जोटिक पेट्स, बड़ा ही सनकी टाइप का एक बंदा होता है जो बहुत ही विचित्र प्रकार के जानवर रखता है। जो बूढ़ा आदमी है वो वाइज है, जेंटल है और काइंड है आदमी है, जो पता जैसे टीचेज द प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट कौन हुआ, नरेटर हुआ, उसको बताता है कि जैसे कैसे एनिमल से यानी कैसे आप एनिमल से और नेचर से आप लव करना यानी प्यार रखें। कोई इंस्पायर्ड जैसे दूरदर्शन पे ऐसे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जैसे आती रहती हैं, ठीक है। फिर आता है व्हेन द नाइट्स फॉल। अब इसमें जो कहानी है वो अकेलेपन की है, प्यार की है और ईरी साइलेंस, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जो सेटल करती है नाइट टाइम इन द हिल्स, यानी एकदम पिन ड्रॉप व्हेन द नाइट फॉल्स, तो यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो कहानी है वो बतलाती है इसे, ठीक है। और फिर आता है अपने पास टाइम स्टॉप्स एट शामली, ठीक है। तो ए मैन रिविजिट द टाउन शामली एंड रिफ्लेक्ट ऑन लॉस्ट लव एंड अनफिल्ड डिजायर, ऐसे जो अपने जो क्या है जैसे नोस्टैल्जिक टाइप का एक कहानी है। और उसके बाद आता है आपके पास है ये जो ओवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, तो एक नोस्टैल्जिक कलेक्शन है बॉन्ड का, चाइल्डहुड लव और नेचर इन दोहरा में, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड इसके लिए इनको मिला था, ठीक है। तो आप एक काम देखो, जैसे इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि इनके जो यानी सीधा पूछ लिया जैसे कि जो इनके वर्क हैं, यानी आपसे ये पूछ सकते हैं कि वर्क किसका है ये, ठीक है। या फिर जैसे करेक्टर बता सकता है, क्योंकि पीछे वाले पेपर में सेकंड ग्रेड में करेक्टर्स के बारे में प्रश्न पूछा था। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं क्योंकि लगभग जैसे ये आपके लगभग 14-15 के लगभग हैं, तो इसमें या तो वर्क पूछेंगे या करेक्टर पूछेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे कि ये करेक्टर जो है वो कौन से नॉवल से है, या कौन से नॉवल या वर्क है ये किसका होगा और इसका थीम क्या है, ठीक है। तो ऐसी बात जो है, या फिर राइटिंग स्टाइल पूछ ले किसी भी पोइट या ऑथर जो हैं उसके बारे में, या फिर उनका जो स्पैन है वो देख लेंगे कि ये पोइट है यानी जैसे मतलब जैसे प्री इंडिपेंडेंस है या पोस्ट इंडिपेंडेंस है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा जैसे इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसके बारे में अपने देखेंगे बाद में। तो आप है ना चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।